आज के सेशन में हम इलेक्शन कमीशन डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इस बॉडी का कार्य क्या है, इलेक्शन करवाना। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम ये देखें कि संविधान में कौन कौन से पद हैं जिनके लिए इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर। देखिए, सबसे पहला जो पद है जिसके लिए इलेक्शन होता है वो है प्रेसिडेंट का पद। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति है। हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो बाकायदा निर्वाचक गण एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इस जो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है उसमें संसद के दोनों सदनों के मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और साथ साथ में राज्य विधान सभाएं हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पौंडीचेरी ये दोनों जो यूटीज हैं उनके लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजंस हैं। विधानसभा बनी है तो उनके सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 54 जो है, आर्टिकल 54 वो इसको लेकर डिस्कशन करता है। ठीक है, आर्टिकल 54 सर्वप्रथम राष्ट्रपति हैं। चलिए सब जुड़ जाइए। तो इस तरह से सेकंड चुनाव है उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का। उपराष्ट्रपति है जिनका इलेक्शन होता है। ठीक है, और एज पर आर्टिकल 64 इसमें हालांकि संसद के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य है उसके जो मेंबर्स हैं उनका कोई डायरेक्ट एक तरह से आप देखते हैं कि कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, एमएलए जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आर्टिकल हो गया 64। क्लियर। थर्ड है एमपी के इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि इसके बारे में एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, लेकिन जब हम आर्टिकल 84 पढ़ते हैं तो वहां पर क्वालिफिकेशन एमपी के जो हैं वो बताए गए हैं, जिनके उस प्रोविजन में बात की गई है। ठीक है, एमपी के इलेक्शन। ठीक है, आर्टिकल आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि देखिए स्पेसिफिक तो नहीं बताया गया, लेकिन 84 है वो क्वालिफिकेशन बताता है। इसके अलावा आप देखते हैं एमएलए के इलेक्शन। ये जो इलेक्शन होता है उसमें भी इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ क्वालिफिकेशन बताए गए हैं, जिसका आर्टिकल आप देखते हैं आर्टिकल 173। इस आर्टिकल में क्या है, आप क्वालिफिकेशन के तौर पर आप इस आर्टिकल को देखते हैं। क्लियर। और एक तो है पंचायत के चुनाव। ठीक है, इसके अलावा। ठीक है, और सेकंड वन इज म्युनिसिपैलिटी। तो पंचायत के चुनाव जो हैं, पंचायत चुनाव है जिनका प्रोविजन है 243 के, जिसको हम लास्ट अभी कुछ एक क्लासेस पहले डिस्कस करके आए हैं। और इसके अलावा क्या है, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव। ठीक है, नगर पालिका के इलेक्शन। ठीक है, इसका प्रोविजन आप कहां देखते हैं, 243 में ZA में। क्लियर। और लास्ट में बचता है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
डन। तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए 1 2 3 4 5 6 और 7 तरह के इलेक्शन आपके सामने हैं। ठीक है, इसका प्रोविजन है 243 जेड के। ओके, शायद विजिबल नहीं है आपको, तो मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति लिखा है मैंने, अपना थोड़ा सा ब्राइटनेस आप इंक्रीज कर लीजिए तो शायद हो सकता है दिखाई दे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, पंचायत चुनाव और नगरपालिका और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 7 तरह के इलेक्शन हैं। तो अब इन 7 को मैंने यहां पे डिस्कस क्यों किया है कि क्या इन 7 का संबंध इलेक्शन कमीशन से है, तो इसका आंसर है नहीं। ये लास्ट 3 जो चुनाव हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और जिनके प्रावधान क्या है, ये जो 3 इलेक्शन है ये कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये तीनों इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। देखिए, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, और ये जो है संशोधन के बाद में जुड़ी हुई है, मतलब जब संविधान लागू हुआ था तो ये प्रोविजन उस टाइम नहीं थे। देख रहे हैं आप, 243 के हो गया, 243 जेड ए है, 243 जेड के है, ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि और जो ऊपर डेमोक्रेसी है वो पहुंचते पहुंचते कहां तक आती है, नीचे लेवल तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, इसलिए चुनाव आयोग का डायरेक्ट इनसे कोई कमीशन नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके जो बोर्ड मेंबर ये सब होते हैं, तो इनका चुनाव इसके लिए क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। तो ये कहा गया है कि जो स्टेट कॉलेज, जो स्टेट लेजिस्लेटिव विधि बनाकर क्या करती है कि एक अथॉरिटी बनाई, डिजाइन की जाती है, जो अथॉरिटी इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो बोर्ड मेंबर हैं उनका सिलेक्शन करती है। ठीक है, तो अब 4 जो ये एंटिटी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी और एमएलए, ये 4 बचे हैं। ठीक है, तो ये 4 एंटिटी, इनका निर्वाचन आयोग और ये इलेक्शन करवाता है। और ये कहां बताया गया है, ये आप देखते हैं कि 324 का जो 1 है उसमें ये बताया गया है। देखिए, 324 जो है वो पूरे 6 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। तो इसमें ही हमें ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है ये अलग है और ये दोनों अलग। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग तरह से समझना है, और जो एमपी और एमएलए इनको अलग अलग तरह से। देखो, राज्यसभा जो है वो उसके क्या है, एनुअल इलेक्शन होते हैं। मतलब क्या है, वहां पे क्या सिस्टम है कि रोटेशन में रिटायरमेंट होता है, हर 2 साल बाद में। वहां के 1/3 मेंबर की बात की जाए तो लोकसभा की तो 5 साल से इलेक्शन होता है। तो अब ये अलग अलग समझने पड़ेंगे, जहां पर हमारा अनुच्छेद 324 ये खुद कह रहा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए, उनका चुनाव करना, उनकी सुपरिटेंडेंस को देखना, निरीक्षण करना, कंट्रोल करना, ये सब क्या है, निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो अगर मेन बॉडी जो है, जो एक ही है, तो फिर अलग अलग समझने का क्या कारण है। तो अब इस पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए, ये बिंदु आपको समझना चाहिए विवाद को लेकर। जहां भी निर्वाचन होता है तो कुछ ना कुछ विवाद तो होगा ही होगा। क्लियर? तो जहां एमपी और एमएलए को लेकर जब दिक्कत आती है, देखिए एमपी और एमएलए के विवाद, चुनाव को लेकर अगर कोई भी विवाद होता है तो उनकी स्थिति अलग होती है और इनकी स्थिति अलग। एक मुख्य जो डिफरेंस है वो आपको देखने को इस चीज को लेकर मिलेगा। ठीक है, तो अगर एमपी और एमएलए के चुनाव को लेकर अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो वहां पर यह प्रोविजन है कि इलेक्शन पिटीशन लगेगी एक। इसका मतलब संबंध क्या है, एमपी और एमएलए से है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से इसका रिलेशन नहीं है।
ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब हम आर्टिकल 329 को पढ़ेंगे तो उसका जो उसमें दो क्लोज हैं, ए और बी। तो ए तो है वो तो चलो बार्ड कर देता है, इंटरफेयर वगैरह, चलो वो तो अलग चीज है। लेकिन जो क्लोज बी है वो स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी इस तरह का मैटर जब होता है इलेक्शन के रिलेटेड, तो वो सिर्फ एक तरीके से रखा जाएगा कि हाँ भाई इस इलेक्शन में ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसको सिर्फ एक ही तरीका है उसके रखने का, वो क्या है, आप इलेक्शन पिटिशन लगाएंगे। अब बात है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की, तो इनके विवाद को किस तरह से सुलझाया जाता है? इलेक्शन पिटिशन लगा के। क्लियर? तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को अगर इनको कैसे डील किया जाएगा? तो जब भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात हो तो आपको हमेशा आर्टिकल 71 को फॉलो करना है। संविधान ने चलाकर ये अंतर क्रिएट किया है, एक ही संस्था चुनाव को रेगुलेट कर रही है, लेकिन उसके विवाद का निपटारा है वो दो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। देखिए आर्टिकल 71 जो है वो ये कहता है कि विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट इनके मैटर को डील करेगा। ठीक है, कि जिस तरह से ये वाला जो सिनेरियो है एमपी एमएलए में, उसमें क्या है कि अगर कोई तरह के चुनाव को लेकर अगर कोई मुद्दा है कि फेयर नहीं हुआ है, जो भी स्थिति है, तो ये क्या दायर करेंगे? इलेक्शन पिटिशन। और वहां पर विवाद होने पर आर्टिकल 71 बताता है, और इसी के साथ में उनके विवाद को कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है 3 विवाद तो इनको लेकर भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि इनको लेकर कोई विवाद हो नहीं सकता। ठीक है, ऐसे मामले में फिर क्या होगा? देखिए पंचायत के संबंध में आर्टिकल 243 ओ है जो बताता है कि इनमें अगर विवाद होता है तो किस तरह से उसको निपटाया जाएगा। और जो इसके अलावा नगर पालिका का जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल जो है वो है 243 ZG 243 ZG। क्लियर? पंचायत के संबंध में आर्टिकल कौन सा है? 243 ओ, कि अगर इसमें कोई विवाद होता है तो एज पर 243 ओ में बताया गया कि किस तरह से निपटारा किया जाएगा। और इसका क्या है 243 ZG, कि अगर नगर पालिका से रिलेटेड अगर कोई चुनाव को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो वो बताता है 243 ZG। ठीक है, ये आर्टिकल ये कहते हैं कि यहां पर भी किसी विवाद को शॉर्ट आउट इलेक्शन पिटिशन के द्वारा ही किया जाएगा। इनमें तरीका क्या बताया गया है कुल मिलाकर? इलेक्शन पिटिशन। ठीक है, इलेक्शन पिटिशन ही फाइल की जाएगी और मामला निपटाया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर को संविधान में डिजाइन किया गया है। देखिए ये इलेक्शन पिटिशन के बारे में पहले प्रावधान था कि ये फाइल की जाएगी एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। ठीक है, और वो ट्रिब्यूनल फिर ट्रिब्यूनल के पास में फाइल जाएगी और ट्रिब्यूनल पूरा मामला की वो जो निपटारा करेगा। क्या था कि इलेक्शन पिटिशन क्या होगी? पहले क्या सिस्टम था कि अधिकरण होता था, एक अधिकरण बनाया जाता था और वो अधिकरण मामले को सुलझाएगा। पहले ये सिचुएशन थी कि अधिकरण के पास में फाइल जाएगी कि हाँ भाई प्रॉब्लम ये हुई है। तो उसके बाद में 1966 में एक संशोधन किया गया, 1966 में। ठीक है, 1966 के बाद में एक 19वां संविधान संशोधन किया गया था 1966 में। 19वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया कि जो ट्रिब्यूनल की वर्किंग जो है वो बहुत ही स्लो थी, तो उसको एक्सरेट करने के लिए, उसको स्पीडी बनाने के लिए ये कहा गया कि इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाना चाहिए। और अब इलेक्शन पर पिटीशन जो है वो रिलेटेड जो हाई कोर्ट है उसमें फाइल की जाएगी। किसमें? कि
जो रिलेटेड हाई कोर्ट है वो मामला सुनेगा। मतलब जो पिटिशन सिस्टम को तो बाकायदा कायम रखा गया है, पिटिशन सिस्टम तो वही रहेगा, 1966 से जो पहले था वही पिटिशन सिस्टम अब रहेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी पहले अधिकरण के पास में थी, जो अब किसको दे दी गई है, रिलेटेड हाई कोर्ट को, कि वहां पर पिटिशन फाइल की जाएगी अगर चुनाव को लेकर अगर किसी भी तरह का वाद विवाद देखने को मिलता है। और यही हाई कोर्ट है वो, उसकी भी समय सीमा है कि आप कब, जैसे इलेक्शन हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, उसके विद इन 45 डेज आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं, विद इन 45 डेज, ये इसका टाइम पीरियड है। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील की जा सकती है। देखिए अधिकरण में क्या होता है कि जो अधिकरण के निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि इसकी अपील भी की जा सकती है। जैसे हाई कोर्ट में आपने किया है पिटिशन फाइल, तो हाई कोर्ट में आप करेंगे रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर, ठीक है, और इसकी अपील जो होगी वो होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो जब आपका निर्णय आ गया है हाई कोर्ट का, उसके 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, विद इन 30 डेज का। ये इसमें जो टाइम लिमिट कितना है, 30 डेज का, कि 30 दिन में आप अपील कर सकते हैं। ये जो प्रावधान है इसके बारे में संविधान में नहीं बताया गया है, संविधान बिल्कुल साइलेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि क्लोज 329 के बी को ये कहता है कि जो इलेक्शन पिटिशन है वो फाइल की जानी चाहिए, तो कहां की जानी चाहिए इसके बारे में वो साइलेंट है। इसका जवाब हमें एक एक्ट बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में ये एक्ट बना हुआ है। इस एक्ट के तहत एक सेक्शन है 80A, जो ये बताता है कि इलेक्शन पिटीशन को सुनने का राइट किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा। और 80A भी इसी, ये जो 19th अमेंडमेंट हुआ था 1966 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। सेक्शन क्या है इसका, 80A, और ये भी किससे जोड़ा गया था, 1966 में 19th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू ये जोड़ा गया है। अब थोड़ा इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। देखिए जब शुरुआत में संविधान बना था तो ऐसा नहीं है कि मूल संविधान ही इसमें ही इसका प्रावधान था। संविधान जब बना था तो इसको एक सिंगल मेंबर बॉडी रखा गया था, ठीक है। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 लैंडमार्क जजमेंट भी है जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जब संविधान बना 1950 से लेकर 1989 तक, ठीक है, 1950 से लेकर 1989 तक ये क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी थी। ठीक है, एक ही व्यक्ति इसमें संस्था में होता था, ये सिचुएशन थी। देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो देखते हैं वही एक ही पर्सन होता था, ठीक है, और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे वो नहीं होते थे। तो देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अदर इलेक्शन कमिश्नर है, इनके बीच में अंतर होता है। ये भी एक संवैधानिक दृष्टिकोण से हमारे लिए समझना जरूरी है, जिसको हम बाद में देखेंगे। देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसने इस सिस्टम को चेंज किया और ये प्रभावी हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसने इस सिस्टम को चेंज किया था और ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1989 को। 16 अक्टूबर 1989 को ये प्रभावी हुआ था, जिसने ये सिस्टम बदला था। और इसको क्या कर दिया गया, इस तारीख से इस कमीशन को मल्टी मेंबर कर दिया गया। और इसी के साथ ही ये जो अमेंडमेंट हुआ था 61, तो पहले जो वोट देने की एज थी वो 21 साल थी और यही वो संशोधन था जिसके द्वारा जो 21 साल से 18 साल एज की गई थी वो भी इसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो राइट टू वोट हमें 18 में मिलता है वो अमेंडमेंट भी यही अमेंडमेंट था। ठीक है, इन्हीं सदस्यों में से ये जो सिस्टम था कि अब जो मल्टी मेंबर कर दिया गया था, तो उसी में से एक मेंबर थे जिनका नाम था धन्नाव जी। तो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, ठीक है, ये अपॉइंट हुए और ज्यादा दिन ये मामला चला नहीं और 1990 में इस बॉडी को क्या कर दिया गया, वापस सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो 1990 से पहले क्या था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ अन्य
इलेक्शन कमिश्नर भी जुड़ गए थे। तो उन्हीं में से एक नाम था जो मैंने आपको बताया, धन्नाव जी। ठीक है, ठीक है, इनको क्या बनाया गया था, इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि मल्टी मेंबर हो गए थे बाद में। ठीक है, तो इन जो धन्नाव जी को परेशानी क्या हुई, क्योंकि जब वापस सिंगल मेंबर बॉडी बनाया गया तो इनको हटा दिया गया, तो इनको निकाल दिया जाने के कारण ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट अपनी पीड़ा लेकर, कि 1991 की बात है ये। और इनका पूरा नाम था एसएस धन्नाव। देखिए, अब पूरा इनका नाम तो मैं याद रिकॉल नहीं कर पा रही हूं कि एसएस का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इनका नाम था एसएस धन्नाव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही इलेक्शन को लेकर ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। ये इलेक्शन कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है ये। तो देखिए, इस जजमेंट को समझिएगा कि कैसे डिसीजन कानून में परिवर्तन लाते हैं। तो इसको समझने के लिए केस एक अच्छा एग्जाम्पल है। पहली बात इन्होंने कही, कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन देते हुए, कि जो इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इज नॉट इक्वल टू इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, एक तो ये जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब शक्तियों की बात हो, अथॉरिटी की बात हो, तो उसमें क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इक्वल नहीं है। दूसरी बात ये कही कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है धन्नाव जी, इनको टर्मिनेट नहीं किया गया है, मींस कि इनको जॉब से निकाला नहीं गया है। इनकी अगर पद समाप्त कर दिया गया है तो वो टर्मिनेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इनकी पोस्ट ही खत्म कर दी गई है, तो ये पोस्ट अबोलिश होने की वजह से इनको रिलीव किया गया है। तो एक्चुअल में इनका कहना था कि हमें मतलब इन धन्नाव जी का कहना था कि हमें ऐसे कैसे हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस तरह से ये मामला क्लियर किया कि एक्चुअल में आपको टर्मिनेट नहीं किया गया है, आपकी पोस्ट जिस पे आपको अपॉइंट किया गया था वो पोस्ट ही खत्म हो गई है। तो ये इस तरह से ये मामला क्लियर हुआ। तो आपने संविधान में पढ़ा होगा कि इनकी जो पोस्ट, ये कभी इनके डिसएडवांटेज में नहीं जा सकती, कि जो इलेक्शन कमीशन में जो पोस्ट होती है वो डिसएडवांटेज में नहीं जा सकती है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि इसी तरह ऐसी जो संवैधानिक संस्था है को एक ही पर्सन पर छोड़ देना सही नहीं है। ये एक तो ये बात कही, दूसरा ये कही कि उनको टर्मिनेशन नहीं हुआ है, उनका पोस्ट खत्म हो गई है, अबोलिश हो गई है, इस वजह से उनको हटाया गया है। और सेकंड ये कहा कि जो इतनी बड़ी बॉडी है जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी है, उसको इस तरह से एक पर्सन पर छोड़ना सही नहीं है। तो 1993 में वापस ये चेंज किया गया और वापस इसको मल्टी पर्सन कर दिया गया, एक ऑर्डिनेंस पास करके ये किया गया, जो ऑर्डिनेंस 2 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1993 को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें यह कर दिया गया कि इस बाद में इसको, जैसे पहले इसको किया गया था 89 के बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और वर्तमान में हम देखते हैं कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यहां मैं आपको एक और अथॉरिटी से इंट्रोड्यूस करवा देती हूं, वो है सुपरवाइजरी अथॉरिटी। सुपरवाइजरी अथॉरिटी क्या करती है, इनका अपॉइंटमेंट या डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है। देखिए, अपॉइंटमेंट का तो मतलब है कि कोई भी नई नियुक्ति मतलब की जाती है, लेकिन जो डेजिग्नेशन जो है, डेजिग्नेशन में ये है कि
कुछ इशू आ गया था, ठीक है। तो 1993 में वापस इसको मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और ये अभी तक चल रहा है। और अभी जैसे आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त आप देखते हैं। हम बात कर रहे थे एक जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है उसके बारे में। तो सुपरवाइजरी अथॉरिटी जो है उसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट और डेजिग्नेशन को लेकर हमारा डिस्कशन था कि अपॉइंटमेंट क्या होता है, डेजिग्नेशन। देखिए डेजिग्नेट भी कर दिया जाता है, अपॉइंट भी करता है। अपॉइंटमेंट में तो ये है कि नई जैसे नियुक्ति निकाली गई है और अपॉइंट किया गया, लेकिन डेजिग्नेशन में ये है कि कोई भी पद होता है उस पर कोई पर्सन है तो उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो वो है डेजिग्नेट किया जाता है। तो जो निरीक्षण का कार्य करती है, जो मतलब जो अथॉरिटी पूरा मैनेजमेंट देखती है, तो क्या कि कोई कैसे व्यवस्था देखती है, उस वो है ये वाली अथॉरिटी है जो है सुपरवाइजरी अथॉरिटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर दो लेवल पर बात करें कि जिला स्तर पर तो जो पोस्ट क्रिएट की गई वो थी डीईओ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ठीक है। जिला स्तर पर आप अपॉइंटमेंट देखेंगे कि जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है उसके में क्या किया गया था, डीईओ का अपॉइंटमेंट किया गया था, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि कोई और नहीं होता। देखिए आप यहां पे भी जैसे डेजिग्नेशन में और अपॉइंटमेंट में जैसे हमने अभी बात किया, तो जो डीईओ अपॉइंट किया गया था जिला स्तर पर, सुपरवाइजरी अथॉरिटी के तहत ये सारे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जिला स्तर पर हुआ है डीईओ का अपॉइंटमेंट, डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसी को ये शक्तियां दे दी जाती है, तो वो क्या है, ये क्या है, डेजिग्नेशन है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर राज्य की या फिर यूटीज की बात की जाए तो वहां अपॉइंट किया जाता है सीईओ को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। राज्य या यूटीज की अगर बात करते हैं तो सीईओ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है, क्लियर। तो वहां पर अपॉइंट होते हैं। और जब आप कुछ केसेस में नाम देखेंगे तब आप एक नाम आपको सुनने को मिलेगा, रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर भी अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, सुपरवाइजरी अथॉरिटी, कि निर्वाचन की प्रक्रिया सही से चल रही है या नहीं चल रही है, ये इसको देखते हैं। एक और पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है कि वो अपनी जो प्रक्रिया है उसको अप्लाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से प्रक्रिया अपनी वो डिसाइड कर सकते हैं, उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। चुनाव कैसे करवाने हैं इसके बारे में कि सारा वो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है कि चुनाव होगा कैसे, इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, यही बताता है कि चुनाव कैसे करवाना है। इसकी जो डिटेल है वो ये एक्ट बताता है। कुछ फैक्चुअल बातें हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ईवीएम वाला जो अभी सिस्टम है ये आज का नहीं है। पहला मतलब 1992 में जब पहली बार क्या किया गया था, ईवीएम का यूज किया गया था। तो पहले ऐसा था कि ये मैंडेटरी नहीं था कि ईवीएम से ही होंगे, मतलब मैंडेटरी नहीं थी ये। लेकिन 1992 में सबसे पहले ईवीएम का यूज हुआ था, लेकिन 2004 के इलेक्शन के बाद में इसको मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। तो मामला जब ज्यादा ही गंभीर हो जाता है तो फिर चुनाव मैनुअल तरीके से भी करवाए जाते हैं, बैलेट पेपर वगैरह से। तो आपने जब वोट दिया होगा तो आपने देखा होगा कि एक इंक लगाई जाती है उंगली पर, तो वो जल्दी छूटती भी नहीं है। तो इसका एक स्पेसिफिक नाम है इंडेलिबल इंक। ये मैसूर की एक कंपनी है, मैसूर प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके, नाम तो मुझे इतना याद नहीं। तो उसके पास में ही कॉन्ट्रैक्ट है और वो ही बनाती है इस कंपनी इसको, ठीक है। ये तो चलो जनरल बातें हैं। एक हमने ये डिस्कशन किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर है इनमें कुछ अंतर एक आधा देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनाए जाते हैं तो इन दोनों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको हटाया जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पद कितना महत्वपूर्ण है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल इस तरह से आप देखते हैं कि इस जो प्रोविजन में बनाया गया है, ठीक है। तो
इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया अपनाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। ठीक है, और इनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको किसी भी कंडीशन में डाउन नहीं किया जाएगा, और जबकि ये सब चीजें आप इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके बारे में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये एक अंतर आपको देखने को मिलता है। तो ये मामला, इसके अलावा देखिए एक मामला आया था इस चुनाव आयोग से लेकर जुड़ा हुआ, टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में आया था, और संवैधानिक बेंच का इसमें डिसीजन था, बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी। तो इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन दोनों के स्टेटस को लेकर जो डिफरेंस है वो इसमें बताया गया था कि इनमें डिफरेंस क्या है, और जो 324 2 3 4 है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। तो टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1995 में। ये तो इन दोनों की जो स्टेटस और पावर अथॉरिटी, इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आर्टिकल वाइज। थ्री 324 निकालेंगे सबसे पहले। कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और भाग 15 निर्वाचन के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए क्या लिखा है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए यथा तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना। यही चार मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन है जो हमारे जो पहली 4 एंटिटी है वो यही है। निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। सेकंड है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, कोई स्पेसिफिक संख्या नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर जो अन्य है उनकी समय समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखिए आगे क्या लिखा है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे कि समझ लीजिए पहले तो ये अकेला है, लेकिन अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर कितने नियुक्त करने हैं, कौन किसको नियुक्त करना है, इसमें सब में इसका रोल होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। फोर्थ है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा, की लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 के द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त किए जा सकते हैं जितने वे आवश्यक समझे। कि अगर कहा जाता है तो निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट है
कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियत द्वारा अवधारित करेंगे। ठीक है, कि संसद बनाएगा रूल की किस तरह की जो पदावधि कितनी होगी, पद की शर्तें क्या होगी, ये जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाएगा। परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा कि हटाने का क्या सिस्टम है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यही है कि उनकी सेवाओं में किसी तरह का डिसएडवांटेज या डाउन उनको नहीं किया जाएगा। परंतु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। देखिए, जो हमने सीईसी और ईसी में डिफरेंस जो हम देख रहे थे कि क्या लिखा है कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। जबकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको किस तरह से हटाया जाता है, बाकायदा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। देखिए, 325 का मतलब यह है कि कोई स्पेसिफिक कोई एरिया है तो उसमें अगर कोई जाति का किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहा जा सकता कि आप इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस मूलवंश के हैं, तो यहां पर निर्वाचक नामावली में आपका नाम नहीं हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति स्वयं भी ये नहीं कह सकता है कि मेरा उस वहां की निर्वाचक नामावली में नाम लिखिए क्योंकि मैं इस धर्म का हूं, इस मूलवंश का हूं, इस जाति का हूं। क्लियर। नेक्स्ट है 326 ही है जो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एज वाला बढ़ाया गया था, वो यही आर्टिकल है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके दिन इस निमित्त नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं कर दिया जाता है। इन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, ये आधार है अनिवास, चित्तविकृति, अपराध। जब आप अगर किसी व्यक्ति को जेल में चला गया तो वोट नहीं दे सकता, वोट देने का राइट खत्म हो जाता है। भ्रष्टाचार या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। ये मतलब ऐसे कर दिया तो हकदार नहीं होंगे। या फिर 327 है कि विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसद सभी विषयों के संबंध में कि संसद क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के लिए या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसद सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय उपबंध कर सकेगी। संसद इन मामलों में इन विषयों को लेकर बना सकती है उपबंध। ठीक है। नेक्स्ट है 328 कि किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद इस निमित्त उपबंध नहीं करती है कि अगर भाई संसद ने उपबंध नहीं किया है वहां तक किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य के विधानमंडल के सदन या मतलब जो उस राज्य के विधानमंडल उनके सदन या प्रत्येक सदन के लिए मतलब जहां पे दो सदन है निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार करना, ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय उपबंध कर सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है। अनुच्छेद 327 और 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो ऊपर जो उपबंध बनाए गए हैं ना, यहाँ पे विधानमंडल और ऊपर संसद। ठीक है। तो के अधीन बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। देखिए, जैसे कि कोई जिलावार तो बनता नहीं है परिसीमन, मतलब परिसीमन किया नहीं जाता है संख्या के आधार पर कि इतनी संख्या में ये, इतनी संख्या में ये, इतनी संख्या में ये। तो अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ लगती है तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो संसद के प्रत्येक सदन
या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन, किस किस चीज को लेकर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा? देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित ये दो मुद्दे हैं, उनको कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसके अलावा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन के लिए कोई ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसे रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। क्या लिखा है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई ऐसी निर्वाचन अर्जी किसके आधार पर? निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो प्रोविजन जैसे बताया गया है उस तरह से, और ऐसा जो प्राधिकारी जो डिसाइड किया गया है जिसका समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत के लिए अर्जी लगाई जाती है तो निर्वाचन अर्जी क्या है, वो प्राधिकारी की अथॉरिटी से ही प्रस्तुत की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध, इनको लोप कर दिया गया। ठीक है, बताइए सबको क्लियर है, समझ में आ गया? बताइए।